हे गाइस, दिस इज मोहित और आज की वीडियो में बात करेंगे ग्राफ की। तो 11th और 12th दोनों ही क्लास में आपको लगभग हर चैप्टर में जो है कहीं ना कहीं आपको जो है ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए जो ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज हम जो है ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ होता क्या है, तो यहाँ पर देखो ग्राफ क्या चीज है। इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक पिक्चर के साथ जो है आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। क्या चीज रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। तो यानी कि दो क्वांटिटी के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसको हम एक पिक्चर के फॉर्म में बनाएंगे और उसको दिखा देंगे। इससे क्या होगा, हमें जो है रीड करने में आसानी होगी। ठीक है, अब रीड करने में कैसे आसान होगी, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डिस्टेंस और टाइम की, तो हम यहां पर देखो दो क्वांटिटी है, इनके बीच में कोई रिलेशन हम बनाएंगे और उसको जो है उसकी एक पिक्चर बनाएंगे। वहां पर फिर हम उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ में सबसे पहले देखो होता क्या है, हमने जो है ग्राफ ऐसे हम शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है ग्राफ में, तो देखो यहां पर एक लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये आपको पता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने जो एक वर्टिकल लाइन भी ले ली जिसको हमने बोला वाई एक्सिस। तो देखो अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है क्या चीज, तो देखो ये जो एक्सिस है ये शो क्या करती हैं, ये एक्सिस जो हमें डायरेक्शन शो करती हैं। डायरेक्शंस कैसे, अगर मैं बात करूं हमारे पास डायरेक्शन कितनी है, तो आप बोलोगे कि भाई 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो नहीं, 6 डायरेक्शन है। कैसे, फिजिक्स के हिसाब से अगर देखें तो 6 है। कैसे, मैं देखो मैं बताता हूं। मैं अगर बोलूं कि भाई ऐसे मैं इधर इधर जाता हूं, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट की तरफ, फिर मैं बोलूंगा पीछे जाऊंगा तो ऐसे राइट की तरफ, 2 डायरेक्शन, एक ऊपर, ठीक है, एक नीचे, 4, और एक आगे और एक पीछे। ठीक, इस तरीके से जो मैं आपको 6 डायरेक्शंस बता सकता हूं। तो 6 की 6 डायरेक्शंस ये एक्सिस जो है वो शो करती है। कैसे शो करती है, तो देखो यहां पर मैंने एक एक्स एक्सिस बताई है, तो ये एक्स एक्सिस आपको क्या शो कर रहा है, लेफ्ट वाली और राइट वाली जो है आपकी डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर मैं बोलूं ये डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसके जो इस डायरेक्शन की जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर की तरफ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो 6 डायरेक्शंस को हमें जो है याद करना मुश्किल है, तो इसलिए हमने जो है 3 एक्सिस से ही काम चला लिया। कैसे, एक्स एक्सिस से 2 डायरेक्शन हो गई, एक इधर वाली, ठीक है, इसको आप राइट बोल दो और इसको आप लेफ्ट बोल दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए दिखा रही है, और ये जो वाई एक्सिस होती है एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। तो हमारी 2 एक्सिस से 4 डायरेक्शन जो है वो कवर हो गई। और यहां पर हम बोल देते हैं इसको वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस 2 डायरेक्शन, एक हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स और यहां पर बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, यहां पर होता है हमारा वाई, तो यहां पर होता है हमारा वाई डैश। समझ पा रहे हो आप। और फिर 2 डायरेक्शन और रह गई हमारी, किसके लिए, एक आगे और एक इसके पीछे के लिए। ठीक है, उसके लिए हमने एक एक्सिस और बना ली जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। ये आपको पता है जेड एक्सिस कैसे होती है, तो यहां पर मैं बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना दें तो यहां पर जो है आप इसको जेड एक्सिस के रूप में आप इसको देख सकते हो। बात समझ में आई। तो एक्सिस जो है बेसिकली हमें डायरेक्शन शो करती हैं। अब हमें देखना है कि भाई हम अपना जो है कोई भी रिलेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताया था, तो ये जो है शो कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जो जेड एक्सिस है, जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहां से जो है तीनों की शुरुआत होगी, एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी और जेड के लिए भी। ठीक, और ये जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, ठीक है, आर्बिट्रेरी की मीनिंग होती है जो हम अपने हिसाब से जो है रख सकते हैं। ठीक है, जो कि फिक्स्ड नहीं होता। आर्बिट्रेरी का मतलब है हम अपने हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं कि भाई ओरिजिन जो है वो हम कहां से जो है शुरू कर रहे हैं। ओरिजिन हमने यहां पे रखा है, तो हमारी मर्जी है कि भाई हम एक्स एक्सिस के लिए कहां से हम शुरुआत करें। बात समझ पा रहे हो। अभी जो है आगे और क्लियर होगा जब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहीं से जो है अपने पॉइंट्स बनाने शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं
तो फिलहाल मैं ये जो है आपकी z एक्सिस हटा देता हूं, अभी सिर्फ हम जो है दो ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक x के लिए और एक y के लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट की, अब देखो पॉइंट कैसे होते हैं, मैं यहां पर जो है कोई यूनिट ले लेता हूं कि भाई ये x के लिए यूनिट है, ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे पॉइंट बना लेता हूं, ये ओरिजिन है, तो यहां पर मेरी x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक, और मेरी y की वैल्यू यहीं पे भी कितनी होगी 0, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ये ओरिजिन है, यानी कि जहां से शुरुआत हो रही है, तो यहां से x के लिए भी शुरुआत हो रही है, तो इसलिए x की भी 0 और y की भी यहां से शुरुआत हो रही है, तो इसलिए y की वैल्यू भी यहां पर 0 होगी। तो ये हमारा जो है लिखने का तरीका होता है, मतलब पहले हम क्या करते हैं x की वैल्यू लिखते हैं और कोमा डाल के फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, यहां से x के लिए चलूं तो 0, फिर यहां पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे x की वैल्यू 3 लेके चलता हूं, ठीक, और y की वैल्यू अगर मैं बात करूं ऊपर 1 2 3 4 इस तरीके से होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 3 लेकर चलूं और y के लिए 4 लेकर चलूं, तो देखो दोनों जो है पॉइंट कहां पर मीट कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट जो है वो इस तरह से मीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 4। हमेशा आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यू लिखनी है और बाद में 4 की वैल्यू लिखनी है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर यहां पर लोकेशन हो गई, ठीक है। तो ये जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन है और इस लोकेशन का एड्रेस क्या है, एड्रेस है 3 4, ठीक है। तो ये जो आपका एड्रेस हुआ इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो है मुझे इस ग्राफ पे एक पॉइंट चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट है 3 4, तो आपको जो है इस तरीके से ढूंढ लेना है ना। तो यानी कि हर पॉइंट की जो है क्या हो जाएगी, अपना एक अलग एड्रेस हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो है दो पॉइंट का एक एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि हम यहां पर जो है लोकेशन जो है हमें यहां पर पता चल सकती है। इसको जो है हम यूज कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस और टाइम की, तो एक डिस्टेंस टाइम का एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। इसको जो है आप नोट कर लो। तो हम जो है एक डिस्टेंस और टाइम का एग्जांपल लेकर समझते हैं। डिस्टेंस और टाइम का एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्टेंस और यहां पे मैं लिख देता हूं टाइम। तो जो टाइम है उसको मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और डिस्टेंस को मैं वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ऐसे मैं मान लेता हूं जब मेरा टाइम 0 था, ठीक है, यानी कि जब से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, अभी जो है घड़ी में कितना भी टाइम हो रहा है, जैसे कि मान लो दिन में 2 बज रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ना ओरिजिन आर्बिट्रेरी होती है, तो आर्बिट्रेरी मतलब अपनी तरफ से कभी भी मान सकते हैं। तो अभी दिन में जो है टाइम 2:0 एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टाइम क्या है अभी 0, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी। अगर दिन में 3 बजे होते तब भी हम बोलते थे टाइम 0, ठीक है। तो अपनी मर्जी है कि भाई ओरिजिन में हम जो है कुछ भी मान सकते हैं, यही हमारा आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है। तो टाइम 0 पे ऐसे मानते कि मैंने जो है अभी डिस्टेंस बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं किया, समझ में आ रहा है। 1 सेकंड बाद में क्या देखता हूं, मैंने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक। 2 सेकंड बाद यहां पर 4, ठीक है। 3 सेकंड बाद यहां पर कितना हो गया 6, ठीक है। 4 सेकंड बाद यहां पर 8 मीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं, मैंने बताया आपको x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, तो यानी कि 0 0 पहला पॉइंट तो यही हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 2। मैं यहां पर ऐसे पॉइंट बना देता हूं, ये 1 2 3 और ये 4, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना 0 0, फिर आपका आ गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यहां पे पॉइंट आ जाएगा। फिर आप बोलोगे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 यहां पर करीब,
उसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, तो इतने पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बना नहीं रहा। अब क्या करना है, इन पॉइंट को मिला दो, सारे के सारे पॉइंट को एक स्केल से, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जो है एक सीधी लाइन मिल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है मिल जाता है ग्राफ का, और जो कि क्या दिखा रहा है, यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है डिस्टेंस के बीच में और टाइम के बीच में। तो यहाँ पर देखो आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो रिलेशन है उसको हमने एक पिक्चर के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर दिया। अब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का फायदा ये है, इससे हमें जो है आसानी हो जाती है स्टडी करने में, ठीक है। अगर मैं इसी को क्या लिखता, वर्ड्स में लिखता कि भाई जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, जब टाइम 1 सेकंड बीत गया तब हमने डिस्टेंस ट्रेवल 2 मीटर कर लिया था, तो देखो कितना बड़ा हो जाता है ना। तो हमने क्या कर दिया, उसको एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से आप स्टडी कर सकते हो। देखो ये हमारे पॉइंट्स थे जो हमने प्लॉट किए थे। अब इससे आप जो है अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जब हमारा टाइम 2 सेकंड बीत चुका था तब हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया था। तो यहां पे जाओगे आप देखोगे 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। 3 सेकंड जब टाइम बीत गया था तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया था, देखो 6 मीटर। तो पिक्चर के फॉर्म में हम बनाने से जो है हमें स्टडी करने में आसानी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ में जो है बहुत सारी जो है हमें बहुत सारे टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। जैसे कि हमें पढ़ना है लीनियर ग्राफ, ठीक है, पैराबोला ग्राफ, ठीक है, हाइपरबोला, ये मैं अभी आपको जो है सारे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना लीनियर ग्राफ। तो जो लीनियर ग्राफ होता है इसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन, तो लाइन की इक्वेशन, जो लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो बहुत सारे टाइप की लाइन की इक्वेशन है। ये आपने जो है 10th में भी पढ़ी है, एक दो। तो यहां पर जो है आपको मैं एक ही इक्वेशन बताऊंगा और उसके हिसाब से जो है आपका पूरा का पूरा आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बता दूंगा। तो आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लाइन की इक्वेशन पढ़नी है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी है, लेकिन इस इक्वेशन से जो है मैं आपको सारी जो है लाइन आपको बता सकता हूं, लाइन कैसे कैसे बनेगी। तो वो होती है आपकी y/mx+c, ठीक है। तो ये आपके लिए नया है ना। तो अब ये y/mx+c, इसमें क्या चीज है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका m है सबसे पहले, तो m आपका होता है स्लोप। अब भैया स्लोप क्या होता है अभी बताऊंगा। y आपका वेरिएबल है, ठीक है, x ये भी आपका वेरिएबल है। तो y यहां पर देखो, y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट मतलब क्योंकि y की जो क्वांटिटी है वो देखो x पे डिपेंड कर रही है ना। तो इसलिए हम y को बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे हम वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, y x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4। तो यहां पर x की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती, लेकिन y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। बात समझ में आई। और ये जो आपका c है, ये क्या होता है, ये आपका होता है y इंटरसेप्ट। अब इसकी मीनिंग क्या है, y इंटरसेप्ट की मीनिंग क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं स्लोप। तो दो चीज मेरे को आपको बतानी है, एक स्लोप और एक y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो देखो स्लोप, सबसे पहले मैं स्लोप की बात करता हूं। तो स्लोप की मीनिंग क्या होती है, स्लोप की मीनिंग होती है ढलान, ठीक है। अब ढलान कैसे, जैसे मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, अगर मैं इसका जो है ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे होगा। देखो अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूं, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे है, तो यहां पर आप देखोगे ढलान किसकी ज्यादा है, मेरे को आपको बताना है। इसकी ढलान मैं बोल देता हूं यहां पे, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, ठीक है, और ये लाइन 3। तो लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 किसकी ढलान जो है सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे मान सकते हो कि भाई जो है खतरनाक झूला कौन सा है। झूला मतलब आप, एक झूला होता है ना जिस पर हम ऐसे फिसल के जो है नीचे आते हैं। तो अगर आप इस लाइन पे झूलो तो देखो यहां पर आप आराम से झूल सकते हो। तो एडवेंचर किस में ज्यादा, अगर आप इसमें झूलोगे तो बहुत ज्यादा ये इस तरीके से है, तो आप जो है ऐसे बिल्कुल मतलब जैसे नीचे गिर रहे हो, आपको ऐसा फील होगा। ये उससे भी खतरनाक। तो यानी कि यहां पर हमने क्या बोला कि यहां पर ढलान कम है, यहां पर ढलान और ज्यादा है, यहां पर ढलान इससे भी ज्यादा है। तो स्लोप का मतलब ढलान। अब आपको आई होप बात समझ में आई होगी।
तो हम अब ढलान को ऐसे भी देख सकते हैं मैं, ठीक है, स्लोप वर्ड यूज करूंगा, तो स्लोप वर्ड को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं एंगल से, ठीक है ना, इसका एंगल थीटा, तो इसका एंगल कम है तो देखो स्लोप भी कम है। बात समझ में आई। अगर मैं इसकी बात करूं लाइन 2 की, तो लाइन 2 का देखो एंगल ज्यादा है, तो यानी कि इसका स्लोप भी ज्यादा है। अगर मैं लाइन 3 की बात करूं तो लाइन 3 का एंगल और ज्यादा है, यहां से ऐसे करके, तो यानी कि एंगल और ज्यादा है, तो यानी कि इसका स्लोप भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम स्लोप को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एंगल के रूप में बताया ना कि स्लोप को, तो आप स्लोप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्लोप इक्वल्स टू में tan थीटा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया tan थीटा ही क्यों, साइन या कोस क्यों नहीं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहां पर ऐसे देखना है, पहले तो आप ये बात समझो, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका स्लोप कितना है बताओ, तो एक्स एक्सिस ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें तो ढलान है ही नहीं ना बिल्कुल भी, तो एकदम प्लेन है ये, तो समझ पा रहे हो, तो यानी कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है बच्चों 0, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस का स्लोप बताओ कितना है, तो ये तो पूरा पूरा ऐसे वर्टिकल है, ठीक है, अगर यहां से आप झूलोगे तो ये झूला गए तो फ्री फॉल हुआ, बिल्कुल ऐसे आप सीधा नीचे गिरोगे, तो ये सबसे खतरनाक स्लोप है ना, तो इसलिए इसका स्लोप तो है मैक्सिमम है, और मैक्सिमम स्लोप कितना, तो इसका स्लोप यानी कि इसका स्लोप हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। तो वाई एक्सिस का स्लोप जैसे है कैसा है, इनफाइनाइट, और एक्स एक्सिस का स्लोप कैसे है, 0। तो मैंने बोला स्लोप जो होता है आप tan थीटा से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो आप एंगल आपका बढ़ता जा रहा है। अब आप स्लोप को और tan थीटा को आप कंपेयर करो, कैसे, जब एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री कब होगा, तो यानी कि जब लाइन आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, तो एक्स एक्सिस के जब ऊपर आ जाएगी तो देखो एंगल हो जाएगा 0, और आपको पता है tan 0 कितना होता है, 0, तो tan थीटा यानी कि 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री यानी कि 0, यानी कि स्लोप भी 0, समझ पा रहे हो। फिर मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा तो यहाँ पे tan की कुछ वैल्यू आएगी, तो यानी कि स्लोप भी कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि tan थीटा तो स्लोप ही है। अगर मैं आपको ऐसे पूरा सीधा कर दूं तो यानी कि 90 डिग्री हो गया अब एंगल, ठीक है, वाई पर, ये जो मैंने लाइन है कैसे कर दी, ऐसे सीधा पूरी 90 डिग्री पे कर दी, तो यानी कि एंगल कितना बन गया लाइन के लिए 90 डिग्री। तो अब देखो आप tan 90 कितना होता है, तो आपका tan 90 होता है इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसीलिए स्लोप भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो आप जो है इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है, एक तरीके से ये स्लोप का फॉर्मूला भी है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई स्लोप, तो आपको बोलना है tan थीटा। बात समझ में आई, स्लोप क्या होता है, ढलान। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, इसमें जो है एक चीज और देखो, आपको ये जो एंगल है हमेशा कैसे मेजर करना है, ठीक है। हमें जैसे मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, मान लो इस तरीके से, ऐसे मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, तो एंगल आपको कैसे मेजर करना है, हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस को पकड़ो, ठीक है, एक्स एक्सिस को पकड़ो, और किसको पकड़ो, इस लाइन को पकड़ो, और एंगल आपको ऐसे देखना है, ये जो जहां पे आपका ये मिल रहा है, ठीक है, जहां पे आपकी लाइन और एक्स एक्सिस दोनों मिल रही है, वहां से किस तरफ जाना है, ऐसे याद रखना, आपको एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना है, समझ पा रहे हो। मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा, इधर नेगेटिव एक्सिस है ना, तो एक्स की नेगेटिव एक्सिस की तरफ नहीं जाना, आपको एक्स की पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना है, और इस लाइन को पकड़नी है, तो लाइन को पकड़ो और एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को पकड़ो, इसके जो बीच में जो एंगल होगा वो आपका ये वाला एंगल है, ठीक है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो एंगल ये भी हो सकता है, तो ये वाला एंगल आपका थीटा नहीं है, ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा बोलूंगा, इस वाले एंगल को आपको मेजर नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये हमने रूल बनाया हुआ है फिजिक्स में कि भाई एंगल को कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ऐसे करके, ठीक है। तो याद रखना, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करो, और ये जो लाइन है, और फिर एंगल कैसे मेजर करना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई। तो ये आपका एंगल थीटा हो गया ऐसे। अगर मैं क्या बनाऊं, देखो अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं लाइन ऐसे बनाता हूं तब क्या होगा, है ना, तब आप बताओ थीटा कैसे जो है हम देखेंगे।
तो थीटा ऐसे देखना है, मैंने आपको बताया था जहां पर ये लाइन और जहां पर एक्स एक्सिस कट कर रही है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जहां पे मिल रहा है, इस पॉइंट से एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ो, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, और ये लाइन किधर है, ऐसे, तो यानी कि ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल थीटा हो जाएगा इस लाइन के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब एक चीज और देखना है, अब यहां पर देखो ये एंगल क्या है, ये तो 90 से बड़ा हो गया है ना। अभी मैंने लाइन ऐसे बनाई थी, सॉरी, अभी मैंने लाइन जो है वो कैसे बनाई थी, इस तरीके से। तो यहां पर देखो एंगल क्या था, थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम था, सही है, थीटा 90 डिग्री से कम था। तो tan में जब भी थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि जो आपका स्लोप होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो याद रखना जब भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तब आपका जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो याद होगा आपको, मैंने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि भाई एंगल 90 से जब बढ़ जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, याद है, एंगल जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था tan क्या होता है, tan फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए स्लोप भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव का मतलब ये है सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई देखो यहाँ पे ढलान तो इस पे भी है और ढलान इस पे भी है, लेकिन जो हमारा जो तरीका है मेजर करने का, तो हमने हमेशा बोला कि भाई ढलान को ना ऐसे मेजर क्या करो, इस एंगल से, ठीक है, तो इसी एंगल से हम मेजर कर रहे हैं, तो ढलान तो इस तरफ है, पहले ढलान इस तरफ थी, तो बस नेगेटिव लगाने का मतलब ये है कि हमारी ढलान की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक। तो यहां पर देखो स्लोप नेगेटिव मतलब ढलान इस तरफ, और जब स्लोप पॉजिटिव का मतलब जब आपका ढलान इस तरफ होगा, ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, बस आपको ये याद रखना है कि थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। बात करते हैं अपने y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये एक लाइन है, तो इस लाइन को तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, है ना, लाइन तो कहीं से भी पास हो सकती है, और एक लाइन मैं ऐसे बना देता हूं। तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो आपकी लाइन है वो y एक्सिस को कितने पोर्शन पे कट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये लाइन इस y एक्सिस को यहां पर कट कर रही है, तो यानी कि इतना पोर्शन, बात समझ पा रहे हो। तो ये जो पोर्शन है इसी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जिसका नाम है यहां पर c। बात समझ में आई? अब आप इस वाली लाइन को भूल जाओ और इस वाली लाइन को भूल जाओ, बीच वाली लाइन को देखो, तो बीच वाली लाइन ओरिजिन से काट कर रही है, तो यानी कि y के कितने पोर्शन को काट रही है, तो कहीं पे भी नहीं काट रही, 0 पोर्शन पे काट रही है, तो यानी कि यहां पर c क्या हो जाएगा, c यहां पे हो जाएगा 0, यहां पे क्या था c, इसके लिए c पॉजिटिव हो जाएगा इस वाली लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। और सेकंड लाइन के लिए ये मिटा देता हूं मैं, तो देखो फर्स्ट लाइन के लिए c पॉजिटिव है, ठीक है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है वो y की पॉजिटिव वाली, ठीक। सेकंड लाइन के लिए ओरिजिन से कट कर रही है ये, तो यहाँ पर देखो c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y की तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए c इक्वल्स टू 0। अगर मैं थर्ड लाइन की बात करूं, तो अब आप ऊपर की 2 लाइनें भूल जाओ, तो थर्ड लाइन देखो ये आपका ओरिजिन है, तो y की नेगेटिव डायरेक्शन में ये कट कर रही है, तो यानी कि इस लाइन के लिए c क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, जैसे इस तरफ था, तो अब की बार मैं क्या कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे करके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी देखो आप, तो इसके लिए c पॉजिटिव, लाइन फर्स्ट के लिए c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं लाइन ऐसे बनाता हूं तो देखो फिर से ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो c 0। अगर मैं एक और लाइन बना दूं इस तरीके से, तो यहां पर देखो y की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि y एक्सिस को तो यहाँ y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, तो y की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क जो है वो किसका है, स्लोप का है ना। स्लोप का कैसे, तो देखो यहां पर इस लाइन का
और ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और ये लाइन, ये एंगल कितना बना 90 से ज्यादा, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है आपका स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कैसे, मैंने आपको तरीका बताया, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाओ और लाइन को पकड़ो और एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना दो, तो ये देखो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर 90 डिग्री से स्लोप कम है, तो यानी कि स्लोप कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो सब में स्लोप पॉजिटिव, सब में स्लोप नेगेटिव। सी के तीनों केस पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, सी के तीनों केस पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। आई होप ये जो है आपको बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अपना वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर मैंने आपको जो है 6 फॉर्म्स बताई है, ठीक है। तो ये जो है 6 तरह की ही आपकी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है। इनके अलावा जो है आपको और दूसरी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। तो इनका हम जो है एक एक करके जो है अभी ग्राफ बना के देखते हैं। तो सबसे पहले y = mx + c, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो देखना, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे m क्या है स्लोप, और स्लोप कैसा है इन्होंने यहाँ पर दे रखा है पॉजिटिव। तो अब मैंने आपको बताया था स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल कैसा होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। अब 90 डिग्री से कम कैसे, तो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस से इस तरफ से ऐसे जो है हम एंगल मेजर करते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल मेजर करेंगे, यानी कि जो लाइन है आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, प्लस में c, और आपका देखो y इंटरसेप्ट जो है वो कैसा है पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की तरफ, है ना। तो यानी कि जो लाइन है आपकी वो इस तरफ, इस तरह से जो है वो जाएगी। थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूं मैं, ये ऐसे, ठीक है। कैसे हुआ, तो यहां पर आप देखो, अगर मैं इस वाले लाइन को देखूं, ठीक है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से लूं तो यहां पे क्या होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। यहां से मेजर कर लो चलो, तो यहां पर देखो एंगल कैसा है पॉजिटिव, यानी कि स्लोप आपका पॉजिटिव है, और y इंटरसेप्ट जो है यानी कि c जो है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर की तरफ। तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। अब सेकंड वाला अगर आप देखो तो y = mx - c, यहां पर आपको क्या देखना है, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन आपका c इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव। तो इसका ग्राफ जो है आपका कैसा बनना चाहिए, तो इसका ग्राफ स्लोप पॉजिटिव, यानी कि लाइन तो ऐसे ही जाएगी इस तरफ से, ठीक है, बस c नेगेटिव है, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ से। तो यहां पर आप देखो, तो मैंने y इंटरसेप्ट नेगेटिव लिया है, लेकिन जो स्लोप है एंगल थीटा वो आपका 90 डिग्री से कम है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप। बात समझ में आई। फिर आप अगर थर्ड केस को देखोगे तो यहां पर है -x प्लस में c, यानी कि स्लोप आपका नेगेटिव होना चाहिए और लेकिन आपका y इंटरसेप्ट जो है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कैसे बनेगा ये, तो देखो स्लोप आपकी बार नेगेटिव आ गया, तो स्लोप नेगेटिव कब है, जब एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसे बनाते थे, एंगल 90 से कम, तो 90 से ज्यादा बढ़ा दो, तो यानी कि ऐसे, तो यानी कि जो लाइन है आपकी इस डायरेक्शन में बनेगी, और c पॉजिटिव, तो यानी कि कुछ इस तरीके से। तो यहां पर देखना आप, ये एंगल यहां पर ऐसे बनाओगे तो 90 से ज्यादा हो गया, यानी कि स्लोप नेगेटिव हो चुका है, और c इंटरसेप्ट यानी कि y इंटरसेप्ट मैंने जो है वो क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। फिर आप आओ फोर्थ केस पर, तो यहां पर स्लोप भी नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो यानी कि स्लोप नेगेटिव, तो यानी कि ऐसे जाने वाली लाइन, और c नेगेटिव यानी कि नीचे से इस तरीके से। तो यहां पर देखो ये y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई, और ये एंगल भी है जो क्या है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। फिफ्थ के लिए, फिफ्थ केस में आपका c ही 0 हो गया, और मैंने आपको बताया था कि c 0 कब होगा, यानी कि जब ओरिजिन से जाएगी लाइन और m आपका पॉजिटिव है, तो यानी कि ऐसे, यानी कि स्लोप पॉजिटिव, यानी कि 90 डिग्री से कम एंगल, और ओरिजिन से लाइन आपके पास हो जाएगी, ये वाली लाइन। सिक्स्थ केस में आपका क्या होगा, सिक्स्थ केस में देखो y = -mx, तो c 0, y इंटरसेप्ट 0 और स्लोप आपका नेगेटिव, तो यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव तो ऐसा ही होता है, और आपका c 0 है, यानी कि ओरिजिन से लाइन जो है वो पास होगी। तो आपको जो है दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक स्लोप और एक y इंटरसेप्ट,
ठीक है। अगर आप इसको जो है एक बार रिपीट करके देखोगे या फिर आप खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है इसमें बड़ा ही परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इन 6 के अलावा और कैसी लाइन बनेगी वो आपको सोचना है। ठीक है, तो यहां पर 2 लाइन और बन सकती है। कैसे? अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, इस तरीके से, तो ये जो लाइन होती है इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a। a क्या है? यहाँ पे जो भी पॉइंट होएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये y जो है यहाँ पे a की वैल्यू, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू a। ठीक है, तो इनके अलावा और जो है किसी भी टाइप की लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो है इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट ग्राफ आपका है पैराबोला। तो पैराबोला क्या होती है? नाम आपने शायद ही पहली बार सुना होगा या फिर सुन भी रखा होगा, लेकिन आपका ये नया नहीं है। ठीक है, ये आपने जो है 10th में भी किया हुआ है। 10th में कैसे किया है? पैराबोला की जो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है ऐसे y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर। ठीक है, 4ax स्क्वायर। लेकिन फिजिक्स में हम क्या करेंगे, इस 4a पे ध्यान नहीं देंगे। 4a आप ऐसे कांस्टेंट भी मान सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन हम फिजिक्स में क्या करते हैं, इस 4a को हटा देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें जो है ज्यादातर इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, है ना। और ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ रखी है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है एक तरीके से, है ना। y इक्वल्स टू में ऐसे आप मान सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लो bx प्लस c, और यहाँ पे आप a ले सकते हो, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने पढ़ी हुई है 10th में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ हम देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, काफी जगह पे यहाँ पर यूज होते हैं ये। ठीक है, अभी आप जब 4th चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स का ही 11th में, तो वहां पे जो है आप इसका ग्राफ देखोगे। ठीक है, तो कैसे? अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था इसको हटा दो तो y इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, तो जनरली हम यही देखेंगे। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स में आपको इसकी जो है बना देता हूं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पैराबोला क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो हमारे पास 4 तरह के पैराबोला पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो याद कैसे रखना है कि भाई इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। आप वैसे तो प्लॉट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको याद ऐसे रखना है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो आपको ऐसे याद रखना है। देखो यहां पर क्या है, आप सिंगल पावर वाले वेरिएबल को पकड़ो। यहां पर y है और x है ना, तो आप x को पकड़ो जिसकी सिंगल पावर हो। अब ये देखना है x ऐसे है ना, ठीक है। तो अब देखो x बनता कैसे है, ये ऐसे करके और ऐसे करके x बनाते हैं, है ना। ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, फिर से देखो, ये ऐसे करोगे आप और ऐसे करोगे तभी तो x बनता है। तो ये जो शेप है, ये वाली शेप, तो यही शेप आती है आपकी इस ग्राफ को अगर आप बनाओगे तो ऐसी शेप आती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें भी 2 केस हैं, एक इस तरफ ये वाला और एक ये वाला इस तरफ। ठीक है, तो ध्यान कैसे रखना है, तो मैंने आपको बताया सिंगल पावर वाले वेरिएबल को पकड़ो। यहां पर x है तो ये ऐसे बन रहा है, तो यहां पर बना दो। अब आपको ये देखना है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बनाओ, और अगर नेगेटिव है ना, देखो सेम है, ये दोनों सेम चीजें हैं, बस x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो यही चीज आपको किधर बनानी है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ बनानी है। कैसे? यही सेम चीज आपकी ऐसे बनेगी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंगल पावर वाले को पकड़ना है, फिर देखना है यानी कि x कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो ये जो चीज है यही बना दो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, सेम टू सेम इसमें करेंगे। तो देखो इसकी शेप कैसे आने वाली है ये याद रखो। अब ये y है, सिंगल पावर वाले को पकड़ना है, तो सिंगल पावर वाला y। अब देखो y बनता कैसे है, y हम बनाते हैं ऐसे करते हैं, तो जब हम नीचे को करते हैं ऐसे, है ना, कैसे, ये हम y बनाते हैं। अब ध्यान दो, ये चीज, ये जो चीज है मेन, तो यानी कि नीचे को ऐसे करना है, तो आप ऐसे इसको कैसे बनाओगे। अब देखो यहां पे पॉजिटिव है तो यानी कि पॉजिटिव की तरफ कर दो, यानी कि y के ऊपर,
ठीक है, ये मैंने वी नहीं बनाया, ये कर्व है, ये आपका कैसे होगा, कर्व होगा ऐसे, ठीक है। तो इस ग्राफ की जो शेप आती है वो ऐसे बनाती है। तो y में आप y का ध्यान रखो तो कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ऐसे बनने का मतलब है तो ये यहीं पे ऐसे बन जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, देखो सेम चीज फिर से, बस यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ आपका बन जाएगा नेगेटिव, ये इस तरीके से, ठीक है। आपके जो है और भी फिजिक्स में कैसे केस आएंगे, बस कभी कभी क्या कर देगा, यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ देगा कुछ भी, तब वहां पे क्या होगा, तब वहां पे ऐसे होता है, वहां पे क्या होगा, तब यहाँ पे ओरिजिन से ना जाके थोड़ा सा साइड से चला जाएगा ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चला जाएगा, ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा, ऐसे चला जाता है ग्राफ, ठीक है। तो ये वाला केस है, लेकिन इसमें क्या हो गया, कुछ कांस्टेंट यहाँ पे जुड़ गया होगा तो इसलिए नीचे खिसक गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है वो डिफरेंट केस आते रहते हैं, लेकिन पॉसिबल कितने हैं, 4 तरह के। अब आप सोचो और कोई पैराबोला कैसा बनेगा, तो ऐसे ही तो बन सकते हैं, 4 ही हो सकते हैं, ठीक है। चारों को याद करने की टेक्निक वो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका हाइपरबोला। अब देखो हाइपरबोला में कैसे ग्राफ बनता है, जैसे आपका पैराबोला था, पैराबोला में क्या था, हमने कुछ ऐसे लिखा था y इक्वल्स टू में 4ax², है ना। तो आप मैंने बोलता है कि भाई ये जैसे आप कांस्टेंट मान सकते हो, तो यहाँ पे y और x² का रिलेशन कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा दूं तो y की वैल्यू भी तो सीधा सीधा बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे जो है कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर रिलेशन कुछ ऐसे है, y इक्वल्स टू में y प्रोपोर्शनल 1/x की पावर समथिंग ऐसे कुछ होगी, ठीक है ना। तो हाइपरबोला में इनवर्स का रिलेशन, n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 ऐसे कुछ भी। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगाना चाहूं तो y इक्वल्स टू में कुछ कांस्टेंट और x की पावर क्या आ जाएगी, n, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर आप फिर से वैल्यू डाल के आप ग्राफ बना सकते हो, बस मैं आपको शेप बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो ग्राफ है आपका वो इस तरीके से बन जाता है, कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये आपका ग्राफ है किसका, हाइपरबोला का, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है कैसे बना, अब आप ऐसे देखना, अच्छा ये जो चीज है ना, ये बड़ी ध्यान रखना है आपको, ये मैंने पैरेलल बनाया है, ये y एक्सिस के आपको ऐसे पैरेलल बनाना है और ये x एक्सिस के आपको पैरेलल बनाना है, ठीक है। पैरेलल कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 कर दूंगा, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 करता हूं तो देखो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू इनफिनाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप x की वैल्यू 0, तो ये आपकी x एक्सिस है। तो देखो यहाँ पर जब मैं नीचे आ रहा हूं ग्राफ में तो x की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना। और जब मैं ऐसे ऊपर की तरफ जाता हूं, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं ग्राफ में तो x की वैल्यू कम हो रही है और कम हो रही है। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं x की वैल्यू में 0 कर दूं। तो जब मैं जैसे जैसे ऐसे इधर जाऊंगा तो x की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 करूं तो y की वैल्यू कब आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, इनफिनाइट आ जाएगी। तो y इनफिनाइट कब होता है हमें पता नहीं, है ना, ऐसे तो y तो बढ़ता ही जाएगा। तो यानी कि y इनफिनाइट पे x की वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए देखो x की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं रही है, तो इसलिए लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। वैसे ही अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहो तो क्या होगा, अगर मैं क्या करता हूं y की वैल्यू 0 पुट करूं, है ना, तो क्या हो जाना चाहिए, तब आपकी x की वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी। सोचो अगर मैं y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू में क्या पुट करूं, ऐसे सोचो x की वैल्यू में क्या पुट करूं कि y 0 बन जाए, हमें y 0 बनाना है ना। तो x की वैल्यू जब आप इनफिनाइट पुट करोगे तभी तो आप क्या होगा, तभी तो आपकी y 0 बनेगी। तो y को 0 करना है। अब देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू घटती जा रही है। तो y की वैल्यू 0 कब होगी, जब आपका x इनफिनाइट होगा। अब x इनफिनाइट कब होता है पता नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, x को कभी 0 करते ही नहीं है, सॉरी y को हम 0 करते ही नहीं है। तो देखो y 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये आपका हाइपरबोला है, हाइपरबोला का ग्राफ। ये भी जो है आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में वहां पर जो है आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखो जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं,
जैसे आप ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ते हो तो आपने ऐसे पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। F इक्वल्स टू में G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स और r के बीच में इनवर्स रिलेशन था, और कैसा था, स्क्वायर में। ये देखो, है ना, अगर मैं फोर्स और r के बीच में ग्राफ बनाना चाहूंगा ना तो ऐसा आएगा। तो इसीलिए मैंने जो है ये जो है ग्राफ बताए हैं आपको, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको पढ़ने। नेक्स्ट है बच्चों आपका एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स आपका ऐसे अंडे की तरह। एलिप्स का ग्राफ आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्राफ किसका बनता है, एलिप्स का। अब आप ये देखना, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूं ए, ठीक है, और यही सेम टू सेम डिस्टेंस यहां पे भी होगा, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका ए, तो यानी कि पूरा क्या है आपका 2a है, सही है। तो इसको मैं आपको बोलता हूं सेमी मेजर एक्सिस। तो इसको मैं सेमी मेजर एक्सिस बोलता हूं, यहां से लेके यहां तक। सेमी मतलब आधा, क्योंकि देखो ये आधी यहां पर एक्सिस है, आधी यहां पर है, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस, मेजर का मतलब बड़ी, क्यों, क्योंकि देखो ये वाली एक्सिस बड़ी है आपकी और ये वाली एक्सिस आपकी छोटी है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं बी, ठीक है, उतना ही नीचे है, यानी कि यहां से लेके यहां तक भी क्या हो जाएगा आपका बी। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। इसकी इक्वेशन कैसी मिलेगी आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। ए ये आपका यहां से और बी आपका ये इतना। बात समझ में आई? अब देखना जरा इसमें नेक्स्ट आपका सर्कल है। तो सर्कल कब बन जाएगा, अगर देखो मैं क्या करूंगा, ए को और बी को, है ना, अगर मैं ए और बी को दोनों को बराबर कर दूं, सोचो जितना ये ए है उतना ही मैं बी को भी बढ़ा दूं, तो क्या ये ऐसे खुल के सर्कल नहीं बन जाएगा ये? समझ में आ रहा है आपको? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों को बराबर रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको आप सोल्व करो, तो इसको सॉल्व करना आता है आपको, अपॉन में ए का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो सर्कल की इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ठीक है ना। और ए क्या है आपको पता है, ये है, ए आपका ये है और ये भी ए हो गया, तो यानी कि ए क्या हो गया, बेसिकली आपका रेडियस हो गया, तो यहां पर आपका रेडियस होता है, ठीक। और आपका सर्कल का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, वो तो आपको पता ही है। क्या कर दो, सर्कल बना दो ऐसे, ये आपका ए हो जाएगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। ग्राफ में जो है हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया लीनियर ग्राफ, उसके बाद मैंने आपको बताया पैराबोला, फिर बताया आपको हाइपरबोला, फिर बताया आपको एलिप्स और उसके बाद सर्कल, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो फिर से आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके दोबारा से देखो। और ये नहीं है कि भाई आपको जो है एक बार में वीडियो को देखते ही जाना है, बीच बीच में आप पॉज भी किया करो और उसको समझने की खुद से कोशिश किया करो, ठीक है, मैंने क्या बताया। और आपको जो है साथ साथ ये कॉपी में नोट करते जाओ, आपको जो है आज से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर लिया करो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।